नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी खबरें आज की हैं उनकी बात आपके साथ करेंगे। देखिए, आज वैसे सरकारी छुट्टी का एक तरह से दिन था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी एक्टिविटी प्रदेश में हुई है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के जो किसान और दूध उत्पादक हैं खासकर उनको बुलाया हुआ था शिमला, उनके साथ संवाद किया। होटल पीटर हॉप में ये आयोजन हुआ सारा, और उसमें जो चीजें नई बाहर आई हैं वो बात करेंगे कि किन किन चीजों को लेकर आज इस तरह से बात हुई है। और साथ में आज बात करेंगे जो दिल्ली में खासकर दिल्ली के जो रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं दिल्ली जाने को लेकर, पंजाब और हरियाणा के जो किसान आंदोलन को देखते हुए, अगर आपकी कोई मूवमेंट उस तरह की है हिमाचल से बाहर जाने की, खासकर दिल्ली जाने की, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है। आज आपको ये भी बताएंगे, जो कल के बुलेटिन में मैंने आपको जानकारी दी थी कि आयुर्वेद से जो एक केस सरकार कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को जो पेंशन बेनिफिट के लिए काउंट करने का हार गई थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी खारिज हो गई थी। उस केस को लेकर आगे क्या हुआ है, इस केस में इसको आगे लागू करने को लेकर ही आया। आप कहिए कि इसमें जो फैसला कोर्ट का आया है उस फैसले को लागू करने को लेकर एक प्रक्रिया आगे चली है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद इसमें एक स्टेप आगे लिया जा रहा है। आज हम उसकी जानकारी आपको देंगे कि राज्य सरकार कितना इसमें काम कर पाएगी, और जो इसमें जानकारी मांगी गई है डिपार्टमेंट से और इनको कहा गया है कि फाइनेंस में इसको टेकअप करें, और वो पूरी जानकारी आज आपको इस बुलेटिन के जरिए देंगे। इसके साथ जो अगली बात करेंगे वो ये कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर फिर से मांग क्यों उठी है, किसने ये डिमांड की है। आज ही बैठक थी, उसमें ये डीए, पेंडिंग डीए से लेकर इन सारी चीजों को लेकर डिमांड उठी है, और उसकी भी आज आपको जानकारी देंगे कि इस डिमांड के उठने के बाद अब राज्य सरकार का इस को लेकर रुख क्या होगा। साथ में आज की ही जो बात है उसमें जो मुख्यमंत्री ने अगले बजट को लेकर एक हिंट किया है वो आपको जानकारी देंगे। विंटर क्लोजिंग स्कूल जो है वो कल से खुल रहे हैं। इससे आने वाले दिनों के लिए आप कहिए कि जो व्यवस्था आगे रहने वाली है उसमें भी जो ये स्कूल खुलेंगे उसके बाद क्या अगली प्रक्रिया है, चाहे वो एग्जाम है चाहे बाकी चीजें हैं, उनको लेकर बात करेंगे। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जो धरना शिमला में चल रहा था वो एज इट इज है, अभी सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, वो बात करेंगे। एक बात करेंगे वेटनरी फार्मासिस्ट की जो भर्ती नियुक्ति है उसकी, क्योंकि जिनकी नियुक्तियां होनी थी उसमें से सिर्फ ये एक ऐसा वर्ग है जो हमारे से ही इसमें छूट गया था बुलेटिन में खासकर, और बाकी जो लोग हैं उनके साथ इनकी बात करेंगे। जो ट्रिब्यूनल को खोलने को लेकर अभी स्लो रिस्पॉन्स क्यों है उसकी भी बात आज करेंगे इस बुलेटिन में। साथ में जो सुखाश्रय योजना के तहत जो एक तरह से पॉकेट मनी दिया जा रहा है बच्चों को जिनका कोई नहीं है, वो भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसकी जानकारी आपके साथ आज साझा करेंगे। वाइल्ड फ्लावर हॉल केस की बात करेंगे। अनुराग ठाकुर फिर से गरजे हैं, हिमाचल दौरे पे हैं। जयराम ठाकुर भी आज मंडी में दौरे पर थे, उन्होंने भी कुछ बात वहां कही है। और बजट सत्र को लेकर जो शिमला में तैयारी अब चली है वो भी आगे एक अपडेट है। देखिए, हिमाचल विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आपको पता है कि जो शुरू हो रहा है 14 फरवरी से, और इस बजट सत्र में 14 फरवरी से शुरू होगा। 17 को मुख्यमंत्री का बजट भाषण है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और इस बजट भाषण के साथ साथ जो अगली इसमें अपडेट अब रहने वाली है वो ये कि जो 29 फरवरी को बजट सेशन खत्म हो जाएगा। वजह यह है कि आगे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है, और इसी कारण अब जो ये बजट सेशन है इसका जो सेटअप है इस बार वो छोटा रखा गया है। कल विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने अपने वहां परिसर में बैठक बुलाई है विधानसभा सचिवालय में, और इस बैठक में जो डिस्कशन होगी वो जानकारी हम आपको कल देंगे। वैसे जो विधायकों की ओर से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हो गया था, अभी भी जो सवाल है वो 400 से ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। जहां तक बात है
है इसमें कि जो प्रश्न है इस बार किन किन सेगमेंट्स को लेकर ज्यादा हैं, तो वो जानकारी कल विधानसभा अध्यक्ष जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, और उस ब्रीफिंग में जो बाकी सारी चीजें हैं उनकी जानकारी भी उसमें मिलेगी। लेकिन अगले 2-3 दिन अब बजट सत्र की तैयारी को लेकर ही हैं, और मुख्यमंत्री का जो बजट भाषण है वो 17 फरवरी को होगा। इससे पहले कैबिनेट की एक बैठक भी अपेक्षित है। अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर आज अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के दौरे पे हैं। उन्होंने वैसे आज जो गग्गल एयरपोर्ट के जरिए वो आए थे, और उसके बाद से जो आज झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनके कार्यक्रम लगे हुए थे, और उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान जो केंद्र सरकार ने संसद के सत्र में जो श्वेत पत्र जारी किया है उसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार के 10 साल के काले कारनामों का हिसाब उसमें है, लोगों को वो श्वेत पत्र देखना चाहिए, कांग्रेस के लोगों के उस पर जवाब नहीं बन रहा है। और दूसरा जो खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह हुई वहां पे उससे रिलेटेड बात भी उसमें कही है। जहां तक बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की है तो वो भी आज प्रदेश के दौरे के दौरान मंडी में थे, और मंडी में इन्होंने भी यूपीए के कुप्रबंधन की पोल खोली है, उससे रिलेटेड चीजें वहां कही हैं। और मंडी के पंडोह में ये थे और कहा कि कांग्रेस को हमेशा घोटालों के लिए जाना जाएगा, एनडीए के 10 वर्षों में एक भी उंगली केंद्र सरकार पे नहीं उठी, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। ये तो 2 अपडेट हो गई, दोनों की दोनों जो अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर को लेकर थी। अब बात करते हैं वाइल्ड फ्लावर हॉल केस की। देखिए यहां से आर्बिट्रेशन का जो केस था वो हिमाचल के पक्ष में आने के बाद उस अवार्ड को लागू करवाने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट ने भी फैसला जो है वो राज्य सरकार के पक्ष में दिया था, और 2 महीने के भीतर वाइल्ड फ्लावर हॉल जो छराबड़ा में है, मशोबरा में, उसका जो ओनरशिप है वो प्रॉपर्टी के साथ हिमाचल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर किए थे। लेकिन इससे पहले कि ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो पाते उससे पहले ही ईस्ट इंडिया होटल्स कंपनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है, और सुप्रीम कोर्ट में टूरिज्म विभाग ने भी राज्य सरकार की तरफ से कैविएट फाइल कर दिया है। इसी हफ्ते शिमला में जो ये होटल है वाइल्ड फ्लावर हॉल, इसकी जो बीओडी की बैठक थी, दरअसल इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो चेयरमैन है इसके वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं हिमाचल सरकार के, क्योंकि ये एक ज्वाइंट वेंचर में शुरू हुई थी प्रॉपर्टी हिमाचल सरकार की जमीन में। और फिर जब ये बीओडी रखी गई थी तो कंपनी की तरफ से इसमें 15-16 एजेंडे भेज दिए गए। उसमें सरकार ने इनकार कर दिया कि सिर्फ 2 एजेंडा पे बात होगी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का होते हैं। लेकिन फिर 3 एजेंडे के लिए मेल आई, 3 के लिए भी सरकार ने मना कर दिया, तब जाके ये 2 के लिए माने। लेकिन तब तक मुख्य सचिव ने ही जो बीओडी की बैठक थी उसको जो रद्द कर दिया था, स्थगित कर दिया था, और इसी कारण अब बीओडी की बैठक भी नहीं हो पाई है। तो ये अपडेट है वाइल्ड फ्लावर हॉल के बारे में। ट्रिब्यूनल की बात करें तो राज्य में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को राज्य सरकार दोबारा से बहाल करना चाहती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के केस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा रहे हैं वो पहले ट्रिब्यूनल में आए, और उसके बाद फिर अगर वहां से लोग संतुष्ट नहीं है तो फिर मामला जो है वो हाई कोर्ट में जाए। लेकिन जो रिस्पांस है इसका वो स्लो है। देखिए अभी एक चेयरमैन और 3 मेंबर को लेकर जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज हुई हैं। चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता की ये सर्च कमेटी है, और उसके बाद जो टोटल आवेदन आएंगे वही इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर पैनल बना के डीओपीटी भारत सरकार को भेजेंगे और वहां से ये नियुक्ति होगी। लेकिन अभी जो रिस्पांस है, देखिए 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लगभग 20 दिन का समय हो गया है, और अभी तक सिर्फ 7 आवेदन आए हैं 4 पोस्ट को लेकर, और जिसमें चेयरमैन भी शामिल है। अभी देखिए इस बार के लिए जो आवेदन के लिए जो चेयरमैन के लिए जो ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा उसके लिए रूल्स भी अमेंड किए गए थे। हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के बजाय या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बजाय हिमाचल हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस को भी चेयरमैन के लिए एलिजिबल कर दिया गया था रूल्स बदल के। जहां तक इसमें पहले कुछ अमेंडमेंट हुई थी, वैसे लोकायुक्त के लिए तो ये अमेंडमेंट की मुझे याद है, लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि ट्रिब्यूनल को लेकर टोटल 7 आवेदन अभी तक आए हैं, जबकि जो 15 मार्च तक आखिरी डेट है, उम्मीद ये की जा रही है कि लास्ट तक भी ये आवेदन आ सकते हैं, तो इंतजार अभी थोड़ा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चों को 4 करोड़ 35 लाख की पॉकेट मनी की, और इतना ये इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम लागू हुई है हिमाचल में, और जिन अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता था उनकी अब मां बाप सरकार है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा था।
अब जब ये कहा था तो उसको करने के लिए भी सीएम ने उसी तरह से जो व्यवस्था को लागू किया। ज्वालामुखी के लुथान में इनके लिए सुखाश्रय ग्राम परिसर बन रहा है जहां ये रहेंगे और वहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ये तो बात क्लियर थी। 4000 जो अभी तक अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा के रूप में अपनाया गया है, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि अनाथ बच्चों को अभी तक पॉकेट मनी के तौर पर 4 करोड़ 35 लाख दिए गए हैं और ये मिले हैं अभी तक जो टोटल संख्या है 2718 अनाथ बच्चों को, और प्रति माह जेब खर्च के लिए ये पैसे 4000 के तौर पे प्रति माह इनको दिए जाते हैं और इसी कारण ये 4 करोड़ 35 लाख जो है इसी पे खर्च हुआ है। जहां तक 1084 बच्चों को वस्त्र भत्ते के लिए जो 5000 मिलते हैं उसमें 54 लाख खर्च किए गए हैं और उत्सव भत्ते के तौर पे 60 लाख खर्च किए गए हैं। इसी तरह से आगे इसमें सारी चीजें उसी तरह से आगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च जो है वो है 4 करोड़ 35 लाख का पॉकेट मनी को लेकर, और जो दूसरे नंबर पर है वो है जो बाल संरक्षण संस्थानों को 1084 आश्रितों को 2 करोड़ 15 लाख अलग से अलॉट हुए हैं। तो ये 2 मेजर खर्चे इसमें अभी करने के हैं। जहां तक बात इसके बाद पेंडिंग रिजल्ट पे धरने की है तो जेओआईटी 817 के जो अभ्यर्थी शिमला आए थे, परसों उन्होंने सचिवालय के बाहर रात को गुजारी थी, उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया। आज की रात उन्होंने चौड़ा मैदान में गुजारी है, शिमला के चौड़ा मैदान में, और ये जो है आज इनसे किसी की बात हुई नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज पीटरहॉफ जाना था, आना जाना दोनों चौड़ा मैदान के रोड से हुआ, लेकिन इनके साथ आपस में कोई मुलाकात हो नहीं पाई। और इससे पहले जब भी आए थे तो इनको सुबह ओकोवर बुला लिया गया था, लेकिन इस बार वो भी मुलाकात नहीं हुई। सचिवालय के बाहर विक्रमादित्य सिंह जरूर इनसे मिलने आए थे, लेकिन राज्य सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया है पेंडिंग भर्तियों पे, लेकिन वो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में, और इस कैबिनेट सब कमेटी के गठन के बाद अब यह भी क्लियर हो गया है कि जब तक ये कैबिनेट सब कमेटी अपनी सिफारिशें नहीं देगी तब तक राज्य सरकार की कैबिनेट इस मामले में फैसला नहीं ले पाएगी। मतलब ये हुआ कि 17 फरवरी को मुख्यमंत्री के बजट भाषण को अप्रूव करने से के लिए 17 से पहले जो कैबिनेट की बैठक अभी दूसरी होने वाली है उसमें पेंडिंग भर्तियों का मामला लगने की संभावना अब कम हो गई है। वजह यह है कि कैबिनेट सब कमेटी पहले ये काम करे। वैसे मुकेश अग्निहोत्री की जो कैबिनेट सब कमेटी है उसमें 4 मंत्री और भी हैं, इनको 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का कल ही निधन हुआ है, तो आप सबके सामने वो बात है। और वो कब अब रिज्यूम कर पाएंगे, पहले तो जो ये हुआ है उनके साथ दुर्घटना, उसमें वो अभी कितना टाइम लेंगे और वापस कब आएंगे, उसके बाद कब बैठक होगी, ये सारी चीजें अभी अनिश्चित हैं, तो इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती की बात करें तो जो पेंडिंग रिजल्ट आने के बाद जो पेंडिंग नियुक्तियां हैं उनमें से ये भी एक हैं। बेसिकली हम लोग आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर 9 सितंबर का रिजल्ट था, उसकी हमें याद थी, लेकिन जो वेटनरी फार्मासिस्ट हैं इनका रिजल्ट है 21 सितंबर 2023 का। इनकी हमें याद नहीं थी, 187 ये पास हुए हैं, 187। डॉक्यूमेंटेशन इनकी डिपार्टमेंट ने 25 से 27 अक्टूबर के बीच में कर ली हुई है, लेकिन उसके बाद से इन्हें भी अभी नियुक्ति नहीं मिली है, मतलब राज्य सरकार से नियुक्ति का इंतजार है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के बाद वेटनरी फार्मासिस्ट हो गए और उसके बाद बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन हो गए। ये 3 मेजर कैटेगरी हैं और तीनों में ही जो टोटल अगर संख्या इनकी मिला दें तो कोई 550 के आसपास ये लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलनी है, जिन्होंने कमीशन से टेस्ट परीक्षा पास की हुई है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार है, उसके बाद ही इनको जो ये है जो नियुक्ति है वो मिलेगी। अब बात करते हैं दिल्ली वाले जो रूट हैं वो क्यों डाइवर्ट करने पड़े हैं। और आपको याद है कि जो अभी जो एक धरना पर ये किसान जो हैं जिन्होंने ऐलान किया है धरने का, उन्होंने जो कल और परसों का ये शेड्यूल इनका रहने वाला है, इस शेड्यूल के अनुसार अभी 13 फरवरी को ये दिल्ली कूच करेंगे। किसान संगठन चंडीगढ़ और पंजाब से दिल्ली जाने वाले रूट हैं उनको डाइवर्ट करना पड़ रहा है। एचआरटीसी अपनी बसों के लिए भी फैसला ले रहा है, जैसे ही ये फैसला होगा हम इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रैफिक एडवाइजरी हरियाणा पुलिस ने तो पहले जारी कर दी है, पंजाब ने भी जारी कर दी है,
हिमाचल ने अभी करनी है। जो प्रभावित क्षेत्र हैं इनके जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, फतेहबाद, सिरसा। अब आप देख लीजिए दिल्ली जाने के लिए, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले रूट जो हैं वो पंचकुला से रामगढ़, बरवाला, शाहजादपुर, मुलाना और नेशनल हाईवे यमुनानगर, ये इन्होंने चेंज कर दिया है अपने लिए। लेकिन हिमाचल के लिए क्या होगा, क्योंकि हम भी पंचकुला और ये रोड पकड़ते हैं, खासकर जब से ये 4 लेन शुरू हुआ है उसके बाद। तो HRTC के लिए भी कोई व्यवस्था आएगी, जैसे ही कोई सूचना आएगी इसकी जानकारी हम आपके साथ उस वक्त साझा करेंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं और अगर आपने जाना है तो फिर कम से कम आपको इस जानकारी का लाभ लेना चाहिए पहले एडवांस में कि रूट कौन सा डाइवर्ट किया गया है। विंटर स्कूलों की बात करें तो कल से जो विंटर क्लोजिंग स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां थी वो खत्म हो रही हैं और स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने के बाद पहले एग्जाम होने हैं और बाकी जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज विभाग की तरफ से है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अभी जब ये स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद एडमिशन का भी दौर शुरू होगा। एडमिशन के लिए मंडे को जो 6 महीने की छूट दी गई है 5.5 साल की एडमिशन वाली, वो भी लेटर जारी हो जाएगा। लेकिन मेजर चीज ये है कि एग्जाम आगे आ रहा है और परीक्षा को लेकर जो प्रेपरेशन है और सारी चीजें हैं वो इन स्कूलों को पहले देखनी है और उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया उसमें शुरू होगी। बजट भी आ जाएगा 17 को नए शिक्षा सत्र के लिए। बजट में क्या घोषणा होती है वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। बजट पर सीएम क्या बोले हैं, देखिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीटर हॉफ में जो किसान संगठन है या जिसको कहिए कि किसान और पशुपालक हैं उनको बुलाया था और उनके साथ संवाद के लिए ये बैठक रखी गई थी। उनके साथ बात भी की, उनकी बात भी सुनी, क्या वो डिमांड करते हैं वो भी सुनी। वैसे जो दूध उत्पादक हैं उन्होंने तो मुख्यमंत्री का आभार जताया कि 6 रुपए प्रति किलो रेट बढ़ा दिए गए हैं और वो इन्हीं की सरकार ने बढ़ाए हैं। लेकिन जो सीएम ने कहा वो आपको सुनना चाहिए। बेसिकली मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो, इसको लेकर अगले बजट में कुछ नई योजनाएं सरकार ला रही है। योजनाएं नहीं गिनाई क्योंकि बजट से पहले बताना भी नहीं बनता, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगले बजट में ये योजनाएं आ रही हैं और इस को लेकर किसानों को या बाकी जो लोग हैं प्रदेश के, क्योंकि मैक्सिमम आबादी 90% से आसपास आबादी किसानों गांव में रहती है, तो किसान बागवान सभी हैं, इसीलिए उनके लिए उनकी इनकम बढ़ाने के लिए अगले बजट में कुछ योजनाएं आ रही हैं। वो योजनाएं क्या होंगी वो आप देख सकते हैं। कृषि और पशुपालन के सेक्टर को उद्योग के दर्जे की तहत सरकार चलाना चाहती है, ये भी कहा। और साथ में ये भी कहा कि दूध उत्पादकों को टैक्स में छूट देने का विचार भी सरकार कर रही है। अब कि किस तरह का टैक्स है, किस तरह की छूट है, ये सारी चीजें बजट में पता लगेंगी जब सामने चीजें आएंगी और थोड़ी क्लैरिटी उसमें होगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने बजट से पहले ये हिंट दिया है और इस हिंट के मुताबिक ये है कि अब इसका तय मानिए आपकी अगले बजट में बहुत सारी जो किसानों को लेकर कुछ या दूध उत्पादकों को लेकर कुछ चीजें होने वाली हैं जिनको लेकर आपको भी अब इंतजार इसमें रहेगा। एक बात जो इसके बाद है वो है रिटायरमेंट एज को लेकर, और रिटायरमेंट एज को लेकर इसलिए क्योंकि आज ये डिमांड उठी है। डिमांड इसलिए उठी है क्योंकि शिमला में जो हिमाचल शिक्षक महासंघ है उनकी बैठक थी शिमला में और ये बैठक कसुम्पटी छोटा शिमला स्कूल में हुई। इसमें शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। शिमला के चुनाव भी हुए। शिमला के चुनाव में सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह को अध्यक्ष चुना गया, जबकि दीपक कायत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। अगली कार्यकारिणी ये अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन इन्होंने एक डिमांड की है कि जो 12% डीए है और जो एरियर है कर्मचारियों का वो दिया जाए। दूसरी बात ये की है कि जो रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए। और तीसरी बात इसमें ये की गई है कि जो ट्रिब्यूनल खोला जा रहा है उस पर सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि ये पहले भी फायदेमंद नहीं रहा है। साथ ही एसएमसी और जो कंप्यूटर टीचर हैं उनके लिए स्थायी नीति बनाने को लेकर भी डिमांड की गई है ताकि सरकार ये स्थायी नीति बनाए और इनको इसका लाभ मिले। ये हिमाचल शिक्षक महासंघ की बैठक थी, उसमें ये डिमांड की गई है। हालांकि रिटायरमेंट एज को लेकर अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, ना ही कोई रिव्यू है, ना ही कोई विचार है, ना ही फाइल चली है। तो ये एक अपडेट है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी या नहीं। कल हमने आपको बताया था कि जो आयुर्वेद का केस है शीला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, हालांकि इसके बाद बहुत सारे मामले और कोर्टों से हो गए हैं
और कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रमोशन और जो फर्स्ट नियुक्ति से वरिष्ठता सीनियरिटी वगैरह देने के ऑर्डर भी हुए हैं, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। लेकिन इस मामले की जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें राज्य सरकार के पास अपील दलील का चांस खत्म हो गया है और इसके जरिए पेंशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है उसको काउंट करने के आदेश कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया। अब आज हम आपको इसकी दो चीजें बताएंगे। पहले ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के ऑर्डर को किस बिना पे अपहोल्ड किया था, और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये होगी कि राज्य सरकार ने अब इस केस में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद क्या कदम उठाया है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि राज्य सरकार ने इस केस में ही अभी सिर्फ एक ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर ये है जो चीफ सेक्रेटरी ने कंफर्म किया कि शीला देवी बनाम स्टेट ऑफ एचपी वाला जो मामला है आयुर्वेद का, जिसमें आयुर्वेद डिपार्टमेंट पीएस पटवालिया से भी मिल चुका है दिल्ली जाके, और उन्होंने भी इनकार कर दिया था कि इसमें कोई अपील नहीं की जा सकती है, लागू ही करना पड़ेगा। तो अब चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले में आयुर्वेद विभाग को कहा है कि वो फाइनेंस को पुटअप करे इस फाइल को, क्योंकि अब सरकार कंसीडर करेगी इसको लागू कैसे किया जाए। लागू करने को लेकर फैसला होगा तो पहले फाइनेंस से पूछा जाएगा कि इसको लागू करना है तो क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी और किस तरह से लागू करना है। ये पहला ऐसा केस है जो भी सरकार हार रही है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का, जिसको लागू करने को लेकर या लागू करने के लिए फैसला लेने को लेकर फाइल को पुटअप करने को कहा गया है। ये पहला इसमें अपडेट है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए, ये हिमाचल हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं शीला देवी, उसको और पेंशन के लिए इसको ना काउंट किया जाए, और जो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी उसमें यह कहा था कि जो हिमाचल हाई कोर्ट का ग्रांटिंग रिलीफ टू रिस्पोंडेंट है ये इज इरोनियस, मतलब गलत सूचना पर आधारित है। हिमाचल जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर पेंशन रूल्स लागू नहीं होते, ना ही पे रूल्स लागू होते हैं, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इस सर्विस में आते हैं जो ये खुद साइन करते हैं। तो जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उससे बाहर वो नहीं, उससे ज्यादा डिमांड कर नहीं सकता, क्लेम नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये जो फैसला है हिमाचल हाई कोर्ट का, ये गलत सूचना पर आधारित है, इरोनियस है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल क्लेम ये किया गया था। उसके बाद ये भी कहा गया कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट में ये लगे थे, उसके बाद इनको अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया। लेकिन 2004 में एक तरफ सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बनाई 2003-4 में, और 2004 में ही जो एनपीएस है उसको लागू किया, और एनपीएस को जो लागू करने की डेट थी वो थी 4/5/2023। ये भी कहा कि एनपीएस स्कीम जो है वो नोटिफाई की गई है 4/5/23 को गजट में, और जो इसके जो रूल्स हैं वो आर्टिकल 309 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, प्रावधान के तहत बनाए गए हैं। उन रूल्स को भी जो है वो आगे बताया गया है। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं इन पे जो सेंट्रल पेंशन रूल्स हैं वो लागू नहीं होते। ये बात भी कही है साथ में कि जस्टिफिकेशन ये दिया है कि जो रूल्स हैं वो इन पे लागू नहीं होते। फिर इन्हीं रूल्स में जो पेंशन रूल्स थे 1972 के, ये है सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, इसी में 2G एक प्रावधान है जिसमें ये कहा गया है कि किन किन पे ये लागू नहीं होंगे। उनमें ये लिखा गया है कि पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है उस पे पेंशन रूल लागू नहीं होते जब तक कॉन्ट्रैक्ट इसको प्रोवाइड ना करे। जो राज्य सरकार की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी अलग से है, ये पेंशन रूल्स के तहत वो नहीं थी। लेकिन जो सेंट्रल सीसीएस पेंशन रूल्स हैं 1972 के, उसमें रूल 17 है एक, जिसमें काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें यह कहा गया है कि जो पर्सन इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे इनिशियली एंगेज होता है कॉन्ट्रैक्ट पर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए या किसी भी सब्सिक्वेंटली पीरियड के लिए, और बाद में वो पोस्ट सब्सटेंटिवली आगे पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में विदाउट इंटरप्शन इन ड्यूटी चला जाता है,
तो उसको रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है सीपीएफ की, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की, वो इंटरेस्ट और इंक्लूडिंग अदर कंपनसेशन ऑफ द सर्विस वो या तो वो रिटेन करेगा या उसको वो वापस करनी पड़ेगी। लेकिन हिमाचल की जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का फ्लॉ क्या था कि वो सीसीएस पेंशन रूल्स के इन प्रावधानों को एड्रेस नहीं करती थी। यहां कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में पहले तो 8 साल किया गया, फिर उनको कम करते गए। पहले सिर्फ उसमें एनुअल इंक्रीज दी जाती थी 2 या 3% की, बाद में वो भी हटा दी गई। लेकिन जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 का एक प्रावधान था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये रूल्स तो बदल दिए गए कि कॉन्ट्रैक्ट को पेंशन रूल्स में नहीं होगा। लेकिन जो इनके लिए ऑप्शन था आगे सीपीएफ का, क्योंकि हम सीपीएफ नहीं देते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है अगर वो विदाउट ब्रेक रेगुलर हो रही है आगे, तो आप उसको पेंशन के लिए काउंट करेंगे। और उसके लिए कर्मचारी को ऑप्शन दो कि वो सीपीएफ कंट्रीब्यूशन सरेंडर करेगा या नहीं करेगा। ऑप्शन देने के लिए भी दे दिए 8 हफ्ते, और इसको लागू करने के लिए भी ऑर्डर कर दिए। लेकिन इस ऑर्डर को अभी तक आगे लागू नहीं। ऑप्शन शुड बी प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड विद इन 8 वीक्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑप्शन, जो कर्मचारियों से लेंगे। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट शुड बी इंडिकेटेड एंड एंटायर प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 मंथ्स। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2023 को, जिसे राज्य सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई है। और इसीलिए अब इस फाइल को पुट अप करने को कहा गया है। डिसीजन अब सरकार ने लेना है, कब होता है ये पता नहीं। हालांकि देखिए, सरकार को अभी जो पीटीए को एरियर दिया है उसकी जानकारी भी लेट मिली। कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये नहीं दिया तो अफसरों को अंदर कर देंगे, सेक्रेटरी एजुकेशन को अंदर कर देंगे, कुछ ऐसी बात उस वक्त चल रही थी। उन्होंने जारी कर दिया, फाइनेंस ने इसको लागू कर दिया, ट्रेजरी से पैसे चले गए। जब ट्रेजरी से पैसे निकले तो सरकार के ध्यान में आया, फिर इस मामले को पूरा बुलाया गया कि ऐसा क्यों किया गया, आपको नहीं करना चाहिए था। फिर उनको सारी जानकारी दी गई कि ऐसा ऐसा बीच में हुआ है। तो ये आज का स्थिति है फाइनेंसिस की। लेकिन दूसरी तरफ जो कोर्ट के फैसले हैं उनको लागू करने को लेकर पोजीशन क्या है वो भी हमने आपको जानकारी दे दी। कल अगर आपको फिर भी अभी कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो तो कल आप दिव्य हिमाचल में इस खबर को पढ़ भी सकते हैं। आपको उसमें विस्तार से इसकी जानकारी अलग से भी मिल जाएगी। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी। संडे होने के बावजूद बहुत सी अपडेट हमने आपके साथ साझा कर ली। और कोई आपकी अगर क्वेरी हो, जैसे हायर ग्रेड पे और बाकी चीजों को लेकर लोग कर रहे हैं, तो वो इसी कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ताकि आपको यहां से हम जो जानकारी लेकर आपको जो रिप्लाई है वो भी उपलब्ध करवा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।